हेलो एवरीवन, फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ इकोलॉजी के आ गए हैं। जो लोगों को लगता है ये भी डेटाबेस चैप्टर है, बोरिंग सा लगेगा, बट टू बी ऑनेस्ट इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लर्न करो, उसको अपने दिमाग में फीड करो और अच्छे से मार्क्स स्कोर करो, क्योंकि बायोलॉजी ईजी है, टफ नहीं है। ठीक है, सो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे हमारे सबसे अच्छे चैप्टर विच इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी बहुत हमने को ने सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में सीखा कि भाई बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी जैसा टफ वर्ड हमें लगता था, भाई क्या होता होगा, इतना स्पेशल क्या है इसमें। सो एक्चुअल में इफ वी सी कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है कि भाई एक टोटलिटी होती है कि कितने जीन्स, कितनी स्पीशीज़, कितने इकोसिस्टम एक एरिया में है, एक रीजन में है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्रिस्प आसान भाषा, कितने जीन्स एक एरिया में हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर टोटल जीन्स कितने हैं, स्पीशीज़ कितनी है एक एरिया में, इकोसिस्टम कितना है एक रीजन में, उन सबको टोटलिटी, टोटल जीन स्पीशीज़ इकोसिस्टम ऑफ गिवन एरिया इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन आता है कि भाई इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को लेकर कौन आया, और एग्जाम में भी पूछते हैं वो लोग कि कौन लेकर आया। तो एडवर्ड विल्सन, दिस एडवर्ड विल्सन, इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया था। कॉइन मतलब यूज़ किया था। ठीक है, अब आता है कि व्हाट आर द टाइप्स। सबसे बहुत आसान है जेनेटिक, स्पीशीज़, अभी बोला ना जीन्स कितने हैं, स्पीशीज़ कितने हैं, इकोसिस्टम कितने हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे हमने क्या बना दिया, टाइप। जेनेटिक जीन्स, नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं, ठीक है, कितने वेरिएशन है अलील्स में, कितने वेरिएशन है जीन्स में, इन वेरिएशन की वजह से कितनी वैरायटी क्रिएट हो जाएंगी ना, तो जीन यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। जीन में वेरिएशन को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर हमने कहा कि भाई जीन के अंदर वेरिएशन हुआ तो जेनेटिक डाइवर्सिटी आ गई। स्पीशीज़ के अंदर अगर वेरिएशन होता है तो हम उसे स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं। जीन्स में वेरिएशन आया होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा, तभी तो स्पीशीज़ में वेरिएशन आया होगा। इतनी सारी स्पीशीज़ है ना चीज़ों की, तो वो क्या हुआ, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ में वेरिएशन को क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। जब डिफरेंट इकोसिस्टम हम देखते हैं किसी जगह पे, एक एरिया में डिफरेंट इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रेंज ऑफ इकोसिस्टम है। तो जब बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करेंगे तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो द डाइवर्सिटी ऑफ जीन, द वेराइटी ऑफ स्पीशीज विद इन अ रीजन, वेरिएशन ऑफ हैबिटेट, अभी समझाया था बहुत पहले वाली वीडियो में, फर्स्ट में हैबिटेट और नीच में क्या फ़र्क होता है, वहाँ जाके देखना है आपको। और कम्युनिटी, बायोटिक फैक्टर्स, एनवायरनमेंट कितनी हैं किसी एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन से एग्जाम्पल है, जेनेटिक के अंदर, स्पीशीज़ के अंदर, इकोलॉजिकल के अंदर। जेनेटिक की डाइवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें इंडिया में देखने को मिलता है। हमारे पास इंडिया में 1000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो हैं। क्यों आई होगी, जीन्स की डाइवर्सिटी की वजह से, अलील्स की डाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, हमारे पास 50,000 स्पीशीज़ या डिफरेंट स्ट्रेन्स, मान लो स्पीशीज़ नहीं, डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं किसके, राइस के। क्यों आए होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज़ रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया। रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया जो ये प्लांट है, ये हमें एक्चुअल में हिमालयन रीजन्स में मिलता है। ऐसा है कि डिफरेंट हिमालय रीजन में, मतलब हिमालय के अंदर ऑब्वियसली स्केल्स है ना डिफरेंट, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, हिमालय में अलग अलग हिस्सों में अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो वहाँ इसके अंदर पाए जाने वाला एक केमिकल होता है रीसरपाइन। कौन से केमिकल, रीसरपाइन। तो अलग अलग एरिया के प्लांट में इस केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन अलग मिलती है और इसकी पोटेंसी, मतलब काम करने की क्षमता भी अलग अलग है। तो ये क्यों आया कि भाई अगर नीचे वाले एरिया में मिल रहा है तो अलग है, ऊपर वाले एरिया में मिल रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी अलग है रीसरपाइन की, उससे ऊपर मिल रहा है तो भी पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन अलग है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से, जीन डाइवर्सिटी की वजह से। एक एरिया, जो आसपास का एरिया होता है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जेनेटिक डाइवर्सिटी पे, जीन्स मॉडिफिकेशन पे, जीन्स में कितना फ़र्क आया होगा, कितना वेरिएशन आया होगा, ये सारी चीज़ें एरिया पे निर्भर करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन से हमें क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक तो बेटर सर्वाइवल इंश्योर करती है, और यूनिफॉर्म पॉपुलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि यहाँ अगर कोई डिजीज़ हुई तो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक तो पॉपुलेशन जो है वो डिजीज़ से बच सकती है, बेटर सर्वाइवल है। लेकिन यूनिफॉर्म वाले में क्या प्रॉब्लम है, जेनेटिकल यूनिफॉर्म में पॉपुलेशन को कभी भी कोई भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस अगर देखने को मिला वो ख़त्म हो जाएगी।
तो दिस आर द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या है भाई? स्पीशीज किसी एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी मतलब कि किसी एरिया में कैसी कैसी स्पीशीज मिल रही हैं। दो चीज़ें आती हैं इनके अंदर, स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज इवननेस। तो रिचनेस इवननेस है क्या भाई? ठीक है, ध्यान से देखते हैं। रिचनेस का मतलब है कितने नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया है। रिच, कितनी रिच है आपके एरिया की स्पीशीज, कितने इंडिविजुअल मिलेंगे आपको एक एरिया में, स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है, फिर स्पीशीज इवननेस, भाई उस एरिया में उस पर्टिकुलर ग्रुप की कितनी अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस कितना मात्रा में है। तो आपने देखा, एक हुआ इवननेस और एक रिचनेस। रिचनेस मतलब कितने इंडिविजुअल्स हैं भाई, और उन इंडिविजुअल्स में कौन से कितनी मात्रा में है। तो स्पीशीज रिचनेस क्या हुआ कि भाई कितनी स्पीशीज हैं एक एरिया में, कितनी स्पीशीज हैं एक एरिया में। और जो स्पीशीज इवननेस हुआ, एक पर्टिकुलर बंदा, मान लो यहाँ पर हमारे पास, इसको बहुत आसानी से समझते हैं, मेरे पास ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज है, तो ये हो गया स्पीशीज रिचनेस। अब स्पीशीज ए कितनी है, बी कितनी है, सी कितनी है, ये क्या हुआ? इवननेस। यानी इसमें से ये कितनी इवनली स्प्रेड है, ये कितनी इवनली स्प्रेड है, ये कितनी इवनली स्प्रेड है, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज इवननेस। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब हम ये देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, वहाँ पे एम्फीबियंस की पॉपुलेशन बहुत अच्छी है कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। क्यों भाई, क्यों है? इसमें भी जोग्राफिकल लोकेशन का रोल आ गया, बिकॉज उधर अच्छा पानी है। ठीक है, बिकॉज फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वो कौन होगा, वहाँ पे वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस होंगे, क्योंकि हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे एम्फीबियंस को फ्रेश वाटर ठीक लगता है। ठीक है, मतलब फॉर देयर सर्वाइवल इट्स बेटर। ठीक है, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वेस्टर्न घाट वाला एग्जाम्पल याद रखना है कि स्पीशीज अपनी वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की अच्छी खासी होती है कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। नाउ विल टॉक अबाउट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है भाई? मैंने अभी समझाया था डिफरेंट इकोसिस्टम्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वो एरिया होगा इकोलॉजिकली रिच एरिया, उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। इंडिया, हमारा इंडिया, अपना देश, हमारे इंडिया में, अपने देश में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है भाई? क्यों हम लोग वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हैं, वो हम आगे सीखेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वी हैव डिफरेंट इकोसिस्टम, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, वी हैव एवरीथिंग। सो वी हैव ग्रेट इकोसिस्टम, सो वी हैव ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सो मूविंग अहेड, वी हैव ग्लोबल डाइवर्सिटी का एक रेंज आया। भाई देखो, हमने ये पढ़ा, इतनी डाइवर्सिटी है, इतना सारा डेटा है। अब भाई इसको किसी ने पढ़ा भी तो होगा, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसका ख्याल रख रही होगी। ठीक है, ICZN, ICBN भाई हमने 11th क्लास में सीखे थे। तो यहाँ भी एक बंदा है जो इसकी देखभाल कर रहा है, इस डेटा को देखता है। IUCN फुल फॉर्म याद करेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अपनी NCERT में इसका 2004 वाला वो डेटा दिया है, और उन्होंने कहा कि भाई 2004 के डेटा में उन्होंने बताया कि मोर देन अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नंबर था ये। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि IUCN ने तो अपना डेटा दिया, लेकिन इसके साथ ही हम रॉबर्ट मे भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई रॉबर्ट मे ने ऐसा क्या किया जो इसको इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे उस टाइम पे बहुत सारे वो हो रहे थे, गैसेस किए जा रहे थे, स्टडीज़ की जा रही थी कि भाई लगभग इतने ही होंगे, इतने पॉपुलेशन होगी, इतना यहाँ पे लोग मिलेंगे हमको, या इतना ऐसा कुछ होगा। बहुत ही मतलब रिसर्च चल रही थी इस बात पे। वहाँ पे रॉबर्ट मे ने अपना एक एस्टिमेट दिया, उन्होंने कहा कि भाई 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है, लगभग 7 मिलियन स्पीशीज डाइवर्सिटी है। इन्होंने ये नहीं कहा था कि इतने हैं, एग्जिस्ट ही कर रहे हैं, मतलब हमने ढूंढ लिए हैं। इन्होंने ये कहा था कि इस एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन आपको मिल सकते हैं, डाइवर्सिटी है इतनी। ठीक है, और सारे डेटाज में इनका डेटा सबसे ज़्यादा माना इसलिए गया क्योंकि उन्हें लगा कि दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन। ठीक है, अब तक का लगभग सबसे एक्यूरेट यही था। तो रॉबर्ट मे को इसलिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन में रखा हुआ है। और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ NCERT में ग्राफ्स देखे हैं। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, बिकॉज इसमें आपको पाई चार्ट के फॉर्म में बताया जा रहा है कि भाई इनवर्टिब्रेट्स कौन, कितनी पॉपुलेशन है उनकी, वर्टिब्रेट्स कितनी पॉपुलेशन है, प्लांट्स की कितनी है। तो देखो उस डेटा के हिसाब से, रॉबर्ट मे के डेटा और इसके हिसाब से हमें साफ साफ पता चलता है एनिमल्स तो मोर देन 70% है, और उस 70% के रेशियो में भी 70% इंसेक्ट है। मतलब अगर मुझे 10 एनिमल मिलेंगे ना, तो 10 में से 7 कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे। ये डेटा था। और 22% कौन होने वाले थे, प्लांट्स। देखो पूरा दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। फंजाई आपको अच्छे खासे दिख रहे हैं, एंजियोस्पर्म का रेशियो भी देखो, एल्गा भी देखो, अच्छा खासा दिख रहा है। इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में भी देखो इंसेक्ट्स का कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है।
ठीक है। उसके बाद आपको अदर एनिमल ग्रुप क्रस्टेशियंस, मोलस्का ये दिख रहा है। फिर वर्टिब्रेट्स में इफ यू क्लियरली सी फिशेस, बहुत वाइड वैरायटी है ना। ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस हमने पढ़ा था ना, लैम्प्रे, ये सारी फिशेस जो होती थी हम लोग पढ़ते थे, वो सब देखो कितना ज़्यादा वैरायटी है उनमें, ठीक है। मैमल्स की वैरायटी देखो, बर्ड्स, एब्स, कितनी वैरायटी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। सो वी हैव 70% एज अ रेशियो ऑफ एनिमल। और उस 70 में से भी अगर हम ये कहें कि 10 मुझे एनिमल मिले हैं, तो 7 उसमें से कौन होंगे, मेरे इंसेक्ट होंगे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई बाकी बचे हुए कौन है? बाकी बचे हुए हैं यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स या प्रोकैरियोट्स। इतना क्या प्रॉब्लम है प्रोकैरियोट्स को इतना कम रेशियो क्यों दिया हुआ है? या अगर क्या हो अगर हमें सारे प्रोकैरियोट्स का पता चल जाए, मतलब प्रोकैरियोट्स का आज तक करेक्ट एस्टिमेट कोई क्यों नहीं दे पाया है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोकैरियोट्स की इतनी डिटेल स्टडीज़ क्यों नहीं की गई, इतना अच्छा क्लासिफिकेशन क्यों नहीं है भाई प्रोकैरियोट्स का। तो एनसीईआरटी से हमें 3 पॉइंट्स में समझाती है। पहली बात तो हमें ये नहीं पता कि वो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं कितने, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कल्चरल टेक्निक है, ना ही तो हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक है जिनके बेसिस पे हम उन्हें ग्रो कराएं और पता करें कि भाई कौन सी वैरायटी है माइक्रोब्स की, बैक्टीरियाज की। इसको ना एक टर्म में समझते हैं, वाइबल बट नॉन कल्चरेबल। है तो जिंदा तो है, लेकिन वी डोंट नो द टेक्निक्स टू ग्रो देम आर्टिफिशियली एंड टू डू द प्रॉपर रिसर्च ऑन देम। सिंपल भाषा में हमें टेक्निक्स नहीं पता अभी। वी डोंट नो कि भाई उस बैक्टीरिया के क्या रिक्वायरमेंट है, हमें नहीं पता ना कि उस बैक्टीरिया को क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आर्टिफिशियली लैब में उगाने के लिए आपको बैक्टीरियाज को न्यूट्रिएंट देने पड़ते हैं, ग्रोथ मीडियम बनाना पड़ता है। तो अगर आपको पता है कि उस बैक्टीरिया की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो ही तो आप वो मीडियम उगाएंगे ना, तभी तो वो मीडियम बनाएंगे ना। तो वी नो कि ये बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते होंगे, यहाँ पर वैरायटी होंगी, बट ये नहीं पता कि यार उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए क्या उसको। सो वाइबल बट नॉट कल्चरेबल, नॉन कल्चरेबल। दूसरा, ट्रेडिशनल मेथड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के प्रोकैरियोट्स का वाइड लेवल पे आप स्टडी नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल मेथड्स कैपेबल नहीं थे। लास्ट, अगर हम इनका जेनेटिक एनालिसिस करें, बायोकेमिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल एनालिसिस करें, तो हमें इतना ज़्यादा डेटा मिलेगा ना इनसे कि ये जो 8% का रेशियो था, लगभग 7% का रेशियो था, परसेंटेज जो था इसका, ये इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि ये डेटा आप संभाल नहीं पाओगे। सो 3 पॉइंट, वाइबल बट नॉट कल्चरेबल। पता नहीं ना कि क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड अच्छे नहीं है, और अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटी पता करने चलें तो वी विल हैव इनॉर्मस डेटा, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से हम नहीं करते, ठीक है। अब आता है कि भाई हमारा इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया क्यों है? अभी बोला 1 ऑफ द 12 है, क्योंकि देखो भाई इंडिया के पास दुनिया का 2.4% एरिया ज़रूर है, लेकिन उस 2.4% एरिया के अंदर भी 8.1% बायोडाइवर्सिटी है। मतलब कि कम एरिया में भी इतनी बायोडाइवर्सिटी इंडिया के पास है, तो इसीलिए तो वो 1 ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रॉबर्ट मे के एस्टिमेट को देखें, या अगर हम देखें कि कितने प्लांट है, तो 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है, और उसका डबल अमाउंट में हमारे पास एनिमल है। और रॉबर्ट मे का एस्टिमेट तो ये भी कहता है कि 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट और 3 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल आर येट टू बी डिस्कवर्ड। तो एक एरिया जो इतना वर्ल्ड का 2.4% ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है और इतनी डाइवर्सिटी दिखा रहा है, तो रीज़न है ना कि इसको हमने मेगा डाइवर्सिटी में क्यों डाला है, 1 ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में। बिकॉज इन 3 वजह की, क्योंकि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए डाला है क्योंकि ये रीजंस थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अब हम बात करेंगे जो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूड ग्रेडियंट और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कंफर्म क्वेश्चन पक्का लेकर आते ही है एग्जाम में। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई? लैटिट्यूड ग्रेडियंट, या ये इतने बड़े बड़े टर्म क्या हैं भाई? लैटिट्यूड समझ लो कि ऐसा देखा जाता है कि भाई हमारी जो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है वो इक्वेटर से जब पोल की तरफ आते हैं तो डिक्रीज़ होती है। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते वक्त वो डाइवर्सिटी डिक्रीज़ हो रही है। वाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों हो रहा है, ये हम आगे सीखेंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा जो ये टॉपिक है, जो 23 डिग्री 5 नॉर्थ से लेके 23 डिग्री 5 साउथ, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ है, ज़्यादा स्पीशीज़ हार्बर करता है कंपेयर टू टेम्परेट।
ट्रॉपिकल और टेम्परेट में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो भाई इक्वेटर के आसपास का जितना एरिया है दैट इज़ ट्रॉपिकल, ऊपर वाले ये जो एरियाज़ हैं यहाँ इस जगह पे इस जगह पर दैट इज़ योर टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल में क्यों ज़्यादा है, टेम्परेट में क्यों कम है, वो हम इसी चैप्टर में इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है इस पर, ठीक है। और थोड़ा सा हम स्पेशियस एरिया रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि भाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट ने ये दिया था और इसका एकमात्र एक लाइन में मतलब क्या है कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है जितना एरिया बढ़ाते जाओगे, जितना एरिया एक्सप्लोर करोगे उतना ही रिचनेस बढ़ेगी। मान लो अगर मैंने अभी एक एरिया देखा, दिल्ली देखा, तो दिल्ली के एरिया को और बढ़ाओ, यूपी तक पढ़ो, उसके आगे जाओ तो जाते जाते नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे तो स्पीशीज की रिचनेस भी बढ़ेगी। सिंपल, स्पीशीज एरिया, एरिया बढ़ाओ तो स्पीशीज की रिचनेस बढ़ेगी। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीशीज रिचनेस, बढ़ाते जाओ रिचनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस लेटिट्यूड ग्रेडियंट, अब देखो भाई हम इसको बहुत आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो भाई हमारे यहाँ पर क्यों है, पहले तो रीज़न समझो तुम लोग, सबसे आसान चीज़ रीज़न। स्पेसिएशन, स्पेसिएशन क्या होता है, एक वर्ड में समझो जब नई स्पीशीज बनती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। ये टाइम पे निर्भर करता है तो देयरफॉर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। साफ साफ बात में समझाया जाए तो हम कहते हैं कि भाई ट्रॉपिक्स वाले एरिया अनडिस्टर्ब्ड रहते थे, लेकिन टेम्परेट वाले एरिया में बार बार ग्लेशिएशन होता रहता था, कुछ ना कुछ होता रहता था। तो इस वजह से जिस जगह का एनवायरनमेंट बार बार ग्लेशिएशन होता रहता था, डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता रहता था, वहाँ पे इसी वजह से हमें कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं जहाँ पर अनडिस्टर्ब्ड रखा हुआ था वहाँ ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वेरिएशन जो है वो हमेशा डिस्टर्बेंस से आता है। द बेसिक थिंग इज़ कि अगर किसी एरिया में इतनी डिस्टर्बेंस होती रहेंगी तो वहाँ कोई भी पॉपुलेशन सर्वाइव कैसे करेगी। तो क्योंकि हमारे ट्रॉपिक्स अनडिस्टर्ब थे, लेस डिस्टर्बेंस होती थी यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी होती थी। एक और अच्छी बात, यहाँ लेस वेरिएशन थे, लेस डिस्टर्बेंस थी, तो लेस सीजनल वेरिएशन भी थी। यहाँ के इन्वायरमेंट ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होते थे और कांस्टेंट होते थे। क्योंकि अच्छे कांस्टेंट प्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट थे तो ज़्यादा कांस्टेंट इन्वायरमेंट में अच्छी पॉपुलेशन होगी, अच्छी नीच आई, नीच स्पेशलाइजेशन हुई। और जब हम देखें किसी हैबिटेट में कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करना और सीजन्स को समझना, वेरिएशन को समझना सीख जाता है, वहाँ पे हम डाइवर्सिटी देखते हैं। तो पहला रीज़न क्या था कि भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस टेम्परेट में होता है इसलिए वहाँ कम डाइवर्सिटी, ट्रॉपिक में कम डिस्टर्बेंस तो यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी, टेम्परेट में ज़्यादा सीजनल वेरिएशन, ट्रॉपिक में कम, तो ट्रॉपिक में कम वेरिएशन सीजन के, कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छे से जी पाओगे, अच्छे से रह पाओगे तो ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट, सोलर एनर्जी। ऐसा माना जाता है कि ये सोलर एनर्जी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी या ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ऑब्वियसली हम क्लियरली साफ साफ देख पाते हैं ना कि हमारा जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर यू गेट मोर सोलर रेडिएशन, मोर सोलर रेडिएशन इज इक्वल टू मोर डाइवर्सिटी। सो स्पेसिएशन हुआ क्योंकि अनडिस्टर्ब था ट्रॉपिकल एरिया, लेस सीजनल था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सोलर रेडिएशन ज़्यादा, अनडिस्टर्ब रहता था, लेस सीजनल होता था, सोलर रेडिएशन ज़्यादा होते थे, एरिया में ज़्यादा स्पीशीज आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कोलंबिया, ये एक एग्जांपल दिया है तुमको कोलंबिया वाला कि भाई कोलंबिया में अगर हम देखें जो इक्वेटर के पास पड़ता है 1400 स्पीशीज़ है बर्ड की, लेकिन न्यूयॉर्क जो ऊपर आता जाएगा 105 हो गई, लेकिन अगर और उससे ऊपर जाओगे ग्रीनलैंड वाले एरिया में 56 हो गई। इंडिया जो इक्वेटर के नियरली पास पड़ता है उसके पास 1200 स्पीशीज़ है। सो वही वाली बात प्रूव हो गई कि जब हम इक्वेटर की तरफ आएंगे स्पीशीज़ ज़्यादा मिलेंगी, इक्वेटर से ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ तो स्पीशीज़ कम मिलेंगी। वस्कुलर प्लांट भी ट्रॉपिक्स में ज़्यादा मिलते हैं। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात करो, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसकी अर्थ पे। क्यों है? क्योंकि उसके पास देखो कितने स्पीशीज़ हैं प्लांट की, इतनी ज़्यादा नंबर में 3000 स्पीशीज़ तो उसके पास फिशेज़ की हैं, ठीक है। 1,25,000 स्पीशीज़ देख लो इनवर्टिब्रेट की, 427 एम्फीबियन मैमल, 378 रेप्टाइल्स, 1300 स्पीशीज़ बर्ड्स की। Obviously this is why it is one of the greatest biodiversity. अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक सिंपल भाषा में अभी समझाया था कि भाई एरिया बढ़ाते जाओ तो स्पीशीज ज़्यादा मिलती रहेंगी। जितना ज़्यादा एरिया तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा एरिया में तुम्हें स्पीशीज भी मिलती रहेंगी। तो स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सप्लोर्ड। इसको हम किस रिलेशनशिप से समझते हैं? log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। s का मतलब यहाँ स्पीशीज है,
ए का मतलब यहाँ एरिया है, जेड का मतलब स्लोप है, और सी क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ग्राफ में होता है ना। तो अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है तो ये ग्राफ के साथ ये दोनों इक्वेशंस भी लिखनी है। और इसमें से ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने ये जो ग्राफिकल स्टडी की थी, इसका टाइप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जेड की वैल्यूज़ आती हैं, ये भाई कि हमारे स्लोप की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। जेड की वैल्यू यूजुअली 0.1 से 0.2 लाई करती है, चाहे वो कोई भी टेक्सोनॉमी का ग्रुप हो, कुछ भी हो, कोई भी ग्रुप हो, किंगडम फाइलम वगैरह कुछ भी हो टेक्सोनॉमी का, वो किंगडम हो, कोई पर्टिकुलर फाइलम हो, ग्रुप हो, स्पीशीज हो, फैमिली हो, इतनी आनी चाहिए। और अगर बड़े बड़े एरिया की बात करते हैं तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.6 या फिर 1.2। फ्रूगीवोर्स यानी कि फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात करो तो उनकी या मैमल्स की, इन सब की जो होती है ना, वो हम देखते हैं 1.15 के आसपास है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन टफ क्रिएट होना चाहेंगे तो वो कैसे होंगे, ये रेंज देकर आपसे पूछ लेंगे, सिग्निफिकेंस बता दो भाई। 1.15 अभी देखा फ्रूगीवोर्स की है, मैमल्स की है, 0.6 1.2 लार्ज एरिया की है, 0.1 टू 0.2 ये तो भाई किसी की भी हो सकती है, किसी भी रिगार्डलेस ऑफ टेक्सोनॉमिक ग्रुप किसी की भी हो सकती है। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी की, भाई क्यों चाहिए, कुछ तो होगा ना जो चाहिए। तो ध्यान से देखें तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा स्पीशीज किसी कम्युनिटी में देखी जाती हैं वो उतना ही स्टेबल है। कम्युनिटी विद मोर स्पीशीज इज़ मोर स्टेबल। अब वो बोलते हैं भाई अच्छा ये कम्युनिटी स्टेबल है तो कोई कैरेक्टर तो होंगे ना भाई, इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो टिप पे हमें लर्न कर लेने हैं बड़े आसान से। स्टेबल कम्युनिटी हो तो तुम वेरिएशन मत दिखाओ, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता इनमें। ये ओकेशनल डिस्टर्बेंस, चाहे वो नेचुरल डिस्टर्बेंस होती हैं, कोई कैलेमिटी आ गई नेचुरल, कोई डिस्टर्बेंस हो गई, या मैनमेड हो, आप ना उससे रेजिस्टेंट होगे। दूसरा, एलियन स्पीशीज अगर आ भी जाए तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम रहो आओ, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो स्टेबल कम्युनिटी का मेंबर हूँ, मैं तुम्हारी प्रेजेंस से अफेक्टेड नहीं होता। अच्छा से साइंटिस्ट आया जिसको इस सेक्शन को हम हमेशा इग्नोर करते हैं, सोचते हैं भाई ये वाला क्वेश्चन आया कहाँ से, कौन है भाई डेविड टिलमैन, इसने क्या किया था, ये क्वेश्चन आया कहाँ से, फिर कंफ्यूज होते हैं ऐसा तो कभी एनसीईआरटी में था ही नहीं। तो भाई था लेकिन तुमने नहीं देखा। डेविड टिलमैन ने एक्चुअली किया क्या, इसने ना बहुत अच्छी वाइड स्टडी करी थी इकोसिस्टम पे। इन्होंने, डेविड टिलमैन ने ये वाला जो पॉइंट था वही रिपीट करा था कि इफ द पॉपुलेशन इज स्टेबल इट इज गोइंग टू शो लेस वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी। दूसरी चीज उसने क्या दिखाई, इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हायर प्रोडक्टिविटी। जिस जगह ज़्यादा डाइवर्सिटी थी वहाँ प्रोडक्टिविटी भी हायर थी, यानी कि सिंपल भाषा में डाइवर्सिटी बढ़ी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसको फिर से अपने दिमाग में फीड करेंगे, जो एरिया जहाँ द स्पीशीज ज़्यादा है वहाँ ईयर टू ईयर वेरिएशन कम है, वो एरिया जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, ये इन्होंने कहा था। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉल एल्ड्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस विच इज़ रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने ये बात हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी एक प्लेन का एग्जाम्पल लेकर। इन्होंने हमें कहा कि भाई अगर आप एज्यूम करते हो कि हमारे पास जितने भी प्लेन में रिवर्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, पेज, ठीक है, पॉइंट्स, पार्ट्स, तो जितने भी रिवर्ट्स हैं तो ये जो रिवर्ट हैं आपके रिप्रेजेंट करते हैं स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, और वहीं जो आपका प्लेन है वो इकोसिस्टम है, ठीक है। तो रिवर्ट्स हो गई स्पीशीज़ और प्लेन हो गया इकोसिस्टम। अगर आप सिंपल सी भाषा में देखो, एक बंदा, एक पैसेंजर है, धीरे धीरे करके एक एक नट बोल्ट खोलता जा रहा है। इनिशियली शायद फ़र्क ना पड़े, पता भी नहीं चले, एक नट खोल के घर ले गया नहीं पता चला, दूसरा नट खोल के घर ले गया नहीं पता चला, तीसरा नट खोल के घर ले गया पता नहीं चला। तब तक हमें पता नहीं चला जब तक कि उस बंदे ने प्लेन का, जहाज़ का, एरोप्लेन का एक मेन नट नहीं खोल दिया। जैसे ही उसने वो मेन नट खोला हमारा जो जहाज़ है वो क्या हुआ, क्रैश हो गया। तो यही कहा जाता है कि अगर हर पैसेंजर एक एक रिवर्ट घर ले जाए तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी तक, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट वाले रिवर्ट को नहीं लेके जा रहे, इंपॉर्टेंट पार्ट को नहीं लेके जा रहे, नट बोल्ट्स को नहीं लेके जा रहे। लेकिन वहीं अगर वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को प्लेन के या सबसे इम्पॉर्टेंट नट को वो प्लेन के तोड़ दें, लेकर चले जाएं, तो ऐसा नट जो प्लेन को बैलेंस दे रहा था, जो प्लेन को उड़ा रहा था, तो अल्टीमेटली अगर वही आप रिमूव करके घर ले जाओगे तो घर ले जा ही नहीं पाओगे, वो प्लेन क्रैश हो जाएगा। यही बात उन्होंने हमें ये समझाई थी कि जब
हमारी बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज़ कम होती रहती हैं, तब हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई क्या कम हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ जिस पे हमारा सर्वाइवल निर्भर कर रहा था वो एक्सटिंक्ट होती है, तो हमें पता चलता है यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया। जब तक वो एक एक करके कम हो रही थी हमें फ़र्क नहीं पड़ा, अचानक से कम हो गई, बड़ा फ़र्क पड़ने लग गया। तो दैट वाज रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। जब एक एक करके ख़त्म होता है तो नहीं पता चलता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ख़त्म हो जाता है तो पता चल जाता है। ठीक है, सो ये बहुत क्रिस्प शॉर्ट तरीके में मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, तो जस्ट लर्न इट, यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ हमें पता चला लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। व्हाट इज़ दिस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्यों हो रही है भाई? पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए हमारी बायोडाइवर्सिटी खो रही है, अर्बनाइज हो रहे हैं हम इसलिए खो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहीं पे ख़त्म कर दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में ट्रॉपिक पैसिफिक आइलैंड का। जब हमने वहाँ कोलोनाइजेशन किया हमने वहाँ 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को ख़त्म कर दिया, नष्टी कर दिया, एकदम ख़त्म। IUCN रेड लिस्ट को देखो, 2004 की इस रेड लिस्ट को देखकर हमें समझ आता है कि भाई सच में रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस यहाँ प्रूव हो रही है। एक एक करके वो लोग खत्म हो रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बहुत नंबर में, ज़्यादा नंबर में खत्म हो गए, सच में हम पे इम्पैक्ट आने लगा। 359 इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्शन के मोड पर है, 338 वर्टिब्रेट, 87 प्लांट्स, ये सब। और ये जो एक्सटिंक्ट होने वाले ऑर्गेनिज्म है एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म किस एरिया से जा चुके हैं। देखो पहला वाला डोडो मॉरिशस, स्टेलर सीकाउ रशिया, थैलेसिन ऑस्ट्रेलिया, क्वागा अफ्रीका, और अपने टाइगर्स की सब स्पीशीज भी कौन सी, बाली, जवान और कैस्पियन, ये तक एक्सटिंक्शन के मोड पे आ चुकी हैं। तो अल्टीमेटली ये नंबर्स, ये स्केरी नंबर्स हैं। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में आपको ऑर्गेनिज्म और एरिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि स्टेलर सीकाओ कहाँ से थी, डोडो कहाँ से है, क्वागा कहाँ से है, बाली जवन कैस्पियन सब स्पीशीज़, मतलब कौन सी बाली जवन कैस्पियन है, क्या सब स्पीशीज़ है टाइगर की जो ख़त्म एक्सटिंक्शन के मोड पर है। अब बात करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, कॉज क्या है। तो अगर हम कॉज की बात करते हैं तो एक होता है हैबिटेट लॉस, जहाँ हम रह रहे थे वो जगह ही चली गई। जिस जगह आप रह रहे थे वो जगह आपसे छिन जाए तो आप क्या ही होगा वहाँ पे। ठीक है, हैबिटेट चला गया, आप रह रहे थे, आपकी पॉपुलेशन फ्रेगमेंट हो जाएगी, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगी। गांव जहाँ पे सब रहते थे वो गांव ही जल जाए, उसको कुछ हो जाए तो वहाँ के लोग माइग्रेट करेंगे, तो डाइवर्सिटी जो है वो ख़त्म होगी वहाँ की। फिर ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भाई चीज़ों को, ओवर एक्सप्लॉइटेशन आ गया तो वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, एलियन स्पीशीज़ को हम अपने इकोसिस्टम में लेकर आ जा रहे हैं जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ के साथ कम्पीट करेगी और उनका नाश मार देगी। तो दैट इज़ योर इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़। नेटिव स्पीशीज़ गई, ठीक है, इंडिजीनियस स्पीशीज़ का क्या हुआ, गए वो। ठीक है, फिर को एक्सटिंक्शन मतलब कि अगर एक बंदा एक्सटिंक्ट हुआ तो उसके साथ दूसरा चला गया, क्योंकि वो उस पर निर्भर करता था, डिपेंड करता था। दैट वाज को एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबसे जो रीजन है, अगर किसी भी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी गई तो क्या हुआ, प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा ना, जाहिर सी बात है। और हमारे जो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी है, और दूसरी लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल प्रिटिब्रेशन ड्रॉट एंड फ्लड। मतलब क्या है इसका कि भाई हम जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उसे झेलने की क्षमता भी खोते रहेंगे। डाइवर्सिटी गई तो सब गया, प्लांट प्रोडक्शन गया, रेजिस्टेंस गया, और दूसरा वेरिएबिलिटी आ जाएगी इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, डिजीज़ साइकिल पे असर पड़ेगा, लोग और बीमार पड़ेंगे, चीज़ें ख़राब होंगी। और एग्ज़ाम में इसको ईविल क्वार्टेट क्यों कहते हैं भाई, ये चार चीज़ें बहुत ईविल हैं क्योंकि इन्होंने बहुत नाश किया हुआ है। हैबिटेट लॉस अभी समझाया मैंने आपको, एरिया जहाँ आप रह रहे थे वो गया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करो, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है, लेकिन अब कितना होता है 6%। क्या हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, हम लोगों ने नुकसान करना शुरू करा ना वहाँ पे, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो 14% का एरिया कवर करता था हमारी अर्थ का, अब सिर्फ 6% कर रहा है। ये तो बहुत पुराना डेटा है, पता नहीं अब बहुत कम होगा। नेक्स्ट है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की, जिसको हम लंग्स ऑफ द प्लानट कहते हैं। ठीक है, अब भाई इसको हम सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए और इसको ग्रासलैंड कन्वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए आप भाई अमेजोन का नुकसान करते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली जो लंग्स हैं प्लानट के, जब उन्हें आप ट्रीज़ को कट करेंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ऑब्वियसली वहाँ की स्पीशीज़ डाइवर्सिटी गई। ओवर एक्सप्लॉइटेशन चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी ओवरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इससे हमारी जो स्पीशीज़ एक्सटेंट हुई ना, पीछे पड़ा स्टेलर सीकाओ, ये इसी वजह से हुई है। इन्वेजन अभी समझाया कि भाई नेटिव स्पीशीज से लड़ रहा है वो आकर तुम्हारा बाहर वाला बंदा, और उसे पनपने नहीं दे रहा। नाइल पर्च
वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसने क्या करा, लेक विक्टोरिया के अंदर यहाँ पर जो नाइल पर्च है वो एक लार्ज प्रेडेटर फिश थी। जब उसको लेक विक्टोरिया में डाला गया तो उसने क्या करा, चिचलेट फिश के साथ कंपटीशन किया, और कंपटीशन करने की वजह से चिचलेट फिश की पॉपुलेशन कम होने लगी। फिर हम बात कर रहे थे इन्वेजिव वीड स्पीशीज़ की, जैसे कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, लेंटाना, इकॉर्निया, वाटर ह्यासिंथ, ये सब जब आए इन्होंने हमारी इंडिया की नेटिव स्पीशीज़ के साथ प्रॉब्लम करनी शुरू करी। यही सारा एरिया ले लेंगे, यही सारे न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो नेटिव स्पीशीज़ का क्या होगा। अफ्रीकन कैटफिश, इसने क्या करा, एक्वाकल्चर पर्पस के लिए हमने इसको लाया कि भाई अफ्रीकन कैटफिश ले आते हैं, एक्वाकल्चर में इसको यूज़ करेंगे, अच्छी लगेगी। अफ्रीकन कैटफिश हम एक्वाकल्चर पर्पस के लिए ले आए, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, हमारी इंडियन कैटफिश जो है उसकी पॉपुलेशन पे असर पड़ा। को एक्सटिंक्शन अभी समझाया, एक बंदा जो प्लांट डिपेंड कर रहा था किसी इंसेक्ट पे, इंसेक्ट और प्लांट, अगर प्लांट गया तो इंसेक्ट गया, इंसेक्ट गया तो प्लांट गया। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी, रीज़न क्या है। तो एक नैरोली यूटिलिटेरियन रीज़न है, एक ब्रॉड है और एक एथिकल है। नैरो क्योंकि आप उससे प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो इसलिए आपको बचाना है, ठीक है। आप उससे फूड ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, चीज़ें ले रहे हो, तो इसलिए आपको बचाना है। ब्रॉड क्यों, हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए वहाँ पे चाहिए, एस्थेटिक प्लेजर के लिए हमें वो वहाँ पे चाहिए कि अच्छा लगता है, आसपास प्लांट्स होंगे, अच्छा लगेगा, ये सीनरी व्यूज़ आएंगे, बैकग्राउंड अच्छा लगेगा, एस्थेटिक। आजकल रील भी एस्थेटिक हो गई, तो हमें भी एस्थेटिक प्लेजर के लिए नेचर की लैब में रहना, ये सारी चीज़ें एस्थेटिक प्लेजर में आती हैं। पॉलिनेशन ब्रॉड आता है कि भाई पॉलिनेशन इज़ लाइक एक इंसेक्ट का लाइफ लिवलीहुड, एक इंसेक्ट की लाइफ भी उस पर डिपेंड कर रही है, प्लांट की भी कर रही है। तो हम इसलिए प्लांट को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, क्योंकि अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो फिर अगर उसे आपने नहीं बचाया तो उस पर डिपेंडेंट प्रोसेस भी चले जाएंगे। एथिकल कि हम जीव हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों को बचाना। वी आर अ बिग यूनिवर्सल फैमिली, वी नीड टू प्रोटेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस के लिए उन्हें बचाना है, तो इसलिए हम बचाना चाहिए उन्हें। फिर आता है कि भाई बचाएं कैसे, कंजर्वेशन कैसे होगा। तो इसके लिए हमने दो चीज़ें पढ़नी है, इन सीटू एक्स सीटू। मतलब इन सीटू और एक्स सीटू है क्या, इन सीटू मतलब जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पे आप उसको बचाने की सोच रहे हो, और एक्स सीटू में वहाँ से निकाल के जू या किसी बोटैनिकल गार्डन या कहीं पे रखकर आप उसे सुरक्षित रखने की सोच रहे हो। तो इन सीटू में क्या आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल पार्क आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया है, किसी एक लैंड को अपने कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और वहाँ आप उनको सेव कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स को। तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं दुनिया में, 425, और जिसमें से 14 इंडिया में है, ठीक है। हॉटस्पॉट अगर देखा जाए हमने वो भी निकाले हुए हैं। हॉटस्पॉट्स को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि हॉटस्पॉट में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए बचाना है। अगर उन्हें नहीं बचाया तो उसमें सारे इंडिविजुअल चले जाएंगे, और अगर वो इंडिविजुअल चले गए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो 34 ग्लोबली हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी हैं और 3 उसमें से इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी है ये, ठीक है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ये चीज़ें। फिर आता है नेशनल पार्क कितने हैं भाई, इंडिया में 90 है, जिसमें से सबसे अच्छा हमें पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इन सीटू में हम देखते हैं एक और टॉपिक आता है विच इज़ कॉल्ड सेक्रेड फॉरेस्ट। ये सेक्रेड फॉरेस्ट होते क्या हैं, सेक्रेड फॉरेस्ट एक्चुअली अनडिस्टर्ब्ड फॉरेस्ट है, जिन्होंने मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन से खुद को बचा रखा है। मतलब इनडायरेक्टली वहाँ पे ह्यूमंस का इन्वेजन ही नहीं है, तो वो बचे हुए हैं, अनडिस्टर्ब्ड है, तभी उनकी स्पीशीज़ अभी भी बची हुई है। नहीं तो अगर ह्यूमन जाता तो उसने वहाँ भी नाश कर देना था। अनडिस्टर्ब्ड है, ठीक है। हाईली डिग्रेडेड लैंडस्केप होते हैं इनके। इंडेंजर्ड और एंडेमिक स्पीशीज़ अभी भी यहाँ पर होंगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि ह्यूमन ने गया नहीं, उसको पता नहीं चला, नहीं तो वहाँ से भी वो ख़त्म कर देता। ये है कहाँ, ये फॉरेस्ट है कहाँ पे, खासी जयंतिया हिल्स जो मेघालय में है, अरावली हिल्स जो राजस्थान में है, सरगुजा चंदा भूस्तार जो मध्य प्रदेश में, और वेस्टर्न घाट जो कर्नाटका और महाराष्ट्र यहाँ पर देखने को मिलता है। एक्स सीटू क्या था कि हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें बोटानिकल गार्डन और जूज में लेकर जा रहे हैं भाई, उनके उस एरिया से निकाल कर उनको किसी दूसरी जगह ले जा रहे हैं जो सिमिलर इन्वायरमेंट तो है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। रिजेंबलेंस है वहाँ पे बट सेम नहीं है, ठीक है। यू हैव सीन जू कैसा है, बोटानिकल गार्डन कैसे है, हमने देखे हुए हैं, तो हमें पता है कि भाई लगभग वैसा है, लेकिन है नहीं ना एग्जैक्टली तो नहीं है ना। और क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उन्हें वहाँ जाके बचा सकें, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट में उनका सर्वाइवल मुश्किल था। कितने बोटानिकल गार्डन है, 35। जूस कितने हैं, 275। यहाँ एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे हम, क्रायो प्रिजर्वेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें आप लो टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में गमीट्स और सीड को रखते हो। जो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं, उनके सीड्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनके गमीट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको वाइबल और फर्टाइल बनाए रखने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। लंबे समय तक यहाँ पे हमारे गमीट और सीड को स्टोर करेंगे ताकि वो वाइबल और फर्टाइल रहें। अब
डिफरेंस हमें पता है इन सीटू और एक्स सीटू की ये मेजर डिफरेंस है। एक जगह पर हम उसको उसी हैबिटेट में रखते हैं, दूसरे में उसको निकाल कर लाते हैं। कोई आर्टिफिशियल कंडीशन नहीं देनी पड़ती इन सीटू में, एक्स सीटू में आर्टिफिशियल कंडीशन देनी पड़ती है। साथ ही साथ यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अपने आप को नेचुरल हैबिटेट में मेंटेन रखती है, यहाँ नहीं रखती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने अभी अभी पढ़ा कि हम एक प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क बना लेंगे और वहीं पे उनको देखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। यहाँ पर हम ज़ूलॉजिकल पार्क और बोटैनिकल गार्डन बनाएंगे और वहाँ पे उनकी देखभाल करेंगे। ये हेल्प करता है पॉपुलेशन को रिकवर करने में उसी जगह पर जहाँ पे वो रहते थे, और यहाँ हम पॉपुलेशन को रिकवर करेंगे उनको बाहर निकाल कर उनकी नेचुरल कंडीशन जैसी इन्वायरमेंट को देकर। मतलब एक्स ए टू में हम ऑर्गेनिज्म को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकालकर एक रिजेंबलिंग इन्वायरमेंट में, जो उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलता जुलता इन्वायरमेंट होता है, वहाँ रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन। यहाँ स्पीशीज की मल्टीप्लिकेशन एवोल्यूशन और अडेप्टेशन से होती है। इस मेथड से हम इन्हांस कर सकते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, इसीलिए हम उन्हें वहाँ लेकर आए हैं बाहर, ताकि इनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। यहाँ पर नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ वो रह रहा है इन सीटों में, उसको मोबिलिटी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन जू में इतनी मोबिलिटी है, यू विल सी कि जू में एक चैम्बर है जहाँ पे वो रहेगा, उस चैम्बर से मोबिलिटी नहीं दी है ना, वो बाहर नहीं घूम सकता, नहीं तो शेर बाहर घूम रहा होता, नहीं होता ना ऐसा। तो दैट्स वाई इट इज़ एक्स सी टू। एक इन्वायरमेंट दे रखा है सेम, लेकिन पूरी फ्रीडम नहीं है ऑर्गेनिज्म को वहाँ पे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट, कन्वेंशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन है, जिसपे बहुत क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। अर्थ समिट क्या थी? ये एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे हुई एक कन्वेंशन थी जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? हम बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं और यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं चीज़ों का सस्टेनेबली, वाइस यूज़, ऐसा नहीं कि वेस्ट करते जाएंगे। फिर हुई थी वर्ल्ड समिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हुई थी, जो जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी 2002 में। यहाँ 190 कंट्रीज़ आई थी और उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी करके हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉज को ख़त्म कर देंगे। हुआ नहीं है अभी तक, बट कर देंगे, ये ऐसा कहा गया था, ठीक है। उसके बाद रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या था? ये एक ऐसा कन्वेंशन था जो वेटलैंड्स के लिए डेजिग्नेटेड था। ये 1971 में रामसर ईरान में साइन किया गया था, ठीक है। और इसलिए हमने इसको साइन किया था ताकि हम वेटलैंड्स को बचा सकें, क्योंकि उनके ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है। इंडिया में 26 रामसर साइट्स हैं जिनके ऊपर ये कन्वेंशन एक्सरसाइज किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर एंड आई होप कि इसमें से चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आई होप कि इसके पॉइंट्स आप समझे होंगे, नोट्स आपने इसमें से बनाए होंगे, और आई एम श्योर कि अब ये चैप्टर आप अपने बोर्ड्स के लिए नहीं छोड़ के जाने वाले हैं, और इसे प्लीज़ रिवाइज करिएगा, इसके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर लेक्चर्स ऑन द टॉपिक्स जो आपको अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, और जो भी आपको अभी टफ लगता है, हमारे पास अभी भी टाइम है, आप मुझे इन्फॉर्म करें कमेंट सेक्शन में, और हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड प्लीज़ अपने डाउट्स एंड क्वेरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाना, आई विल रिप्लाई टू दोज। थैंक यू।